LT ग्रेड 2018 की तैयारी करने वाले दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार ओझा आ गया हूँ आपके लिए फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज़ लेके। ये एक निबंध है दोस्तों, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 1561 में इनका जन्म होता है, 1626 में इनकी डेथ होती है। इनका जो एसे है ऑफ स्टडीज़, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। इसकी टोन बहुत फॉर्मल है, सीरियस है, और जो इसकी लैंग्वेज है वो डिडैक्टिक है। डिडैक्टिक का मतलब उपदेशात्मक। कंपैरिजन का यूज़ किया गया है, कंट्रास्ट का यूज़ किया गया है, पैरेललिज्म का यूज़ किया गया है। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। फ्रांसिस बेकन की एसेज की 3 श्रृंखलाएँ आती हैं। जो पहला एसे है दोस्तों वो आता है 50, जो पहला एसेज का संग्रह है। जैसे काव्य संग्रह नहीं होता, निबंध संग्रह जिसे हिंदी में बोलते हैं। पहला निबंध संग्रह इनका कब आता है? 1597 में आता है। उसमें 10 एसे होते हैं, 10 निबंध होते हैं। दूसरा निबंध संग्रह आता है दोस्तों 1612 में, 1612 में। उसमें 38 एसे होते हैं, 38। तीसरा निबंध संग्रह आता है 1625 में, 1625 में। उसमें 58 निबंध होते हैं, 1625 में पब्लिश होता है, और उसमें 58 निबंध होते हैं, 58 निबंध होते हैं। और जो तीसरा इनका निबंध संग्रह है उसे काउंसिल सिविल एंड मॉरल्स नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काउंसिल सिविल एंड मॉरल। अब बेकन की अगर बात करें तो ये जैकोबियन एज से भी संबंधित है, एलिजाबेथन एज से भी संबंधित है। फिलोसोफर भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, ज्यूरिस्ट भी हैं, ओरेटर भी हैं, ऑथर भी हैं। पहले रेसिपिएंट हैं क्वीन काउंसिल, द क्वीन काउंसिल के, ये पहले रेसिपिएंट थे। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जो कि बेकन के बारे में हैं। और आते हैं ये ऑफ स्टडीज़ पे, जो कि इनका पहला एसे है, पहले निबंध संग्रह का पहला एसे है। जो 1597 में इनका निबंध संग्रह आता है, उसमें पहले नंबर पर जो एसे था वो ऑफ स्टडीज़ था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट। देखिए यहाँ पे ट्रिपल फंक्शन बताया है बेकन ने स्टडीज़ के। 3 फंक्शन, 3 कार्य बताए हैं। आइए हम ध्यान से देखते हैं। ये निबंध दोस्तों, ये जो एसे है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस, इसकी लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट पहला हो गया। स्टडीज हमें क्या प्रदान करती है? डिलाइट प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। फॉर ऑर्नामेंट मतलब हमारी लैंग्वेज को डेकोरेशन प्रदान करती है। फिगरेटिव हमारी लैंग्वेज हो जाती है, सोफिस्टिकेटेड हमारी लैंग्वेज हो जाती है, और एबिलिटी प्रदान करती है। 3 फंक्शन है स्टडीज के, ट्रिपल फंक्शन। स्टडीज यील्ड प्लेजर, ऑर्नामेंट और एबिलिटी, ये तीनों चीज लाती है। आगे देखते हैं, चीफ यूज ऑफ डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। प्राइवेटनेस का मतलब दोस्तों जब आपका लेजर टाइम जो होता है, जो आपका खाली समय होता है, उसके लिए ओल्ड इंग्लिश में प्राइवेटनेस बोला जाता था। तो जो आपका खाली समय है और जो आपका रिटायरिंग का समय है, रिटायरिंग मीन्स यहाँ पे सेक्लूजन से, जब आप एकांत में हैं और जब आपका खाली समय है और जब आप एकांत में, रिटायरिंग मतलब एकांत, सेक्लूजन, तब आपको अध्ययन जो है, किताबों का अध्ययन, वो क्या प्रदान करता है? डिलाइट प्रदान करता है। कब डिलाइट प्रदान करेगा? जब आप प्राइवेटनेस में हैं और जब आप रिटायरिंग हैं। मतलब जब आप अकेले हैं और जब आप खाली समय में हैं, तब आपको क्या प्रदान करेगी स्टडीज? डिलाइट प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा फंक्शन ऑर्नामेंट। कब स्टडीज से ऑर्नामेंट कब होता है? कब? जब हम डिस्कोर्स करते हैं, जब किसी से हम बातचीत करते हैं, तब जो हमारी लैंग्वेज है वो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, बहुत ही एक बहुत अच्छी भाषा हो जाती है। ऑर्नामेंट जो मतलब एक डेकोरेशन, जो डेकोरेटिव लैंग्वेज होती है, जो स्पीच हो जाती है आपकी, डेकोरेटिव हो जाती है जब हम बातचीत करते हैं। तो बातचीत के दौरान पता चलता है स्टडीज़ का महत्व, जो हमारी लैंग्वेज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो ऑर्नामेंट का काम स्टडीज़ कब करती है? ऑर्नामेंट का काम दोस्तों स्टडीज़ तब करेगी जब हम किसी से बातचीत करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे।
ओके, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स एंड एबिलिटी इन द जजमेंट। और जब हम किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो जो हमारा स्टडीज़ है वो हमें योग्यता प्रदान करती है। एबिलिटी कब प्रदान करती है? जब हम कोई निर्णय लेते हैं। जब हम कोई निर्णय लेंगे तब हमें हमारा जो अध्ययन है वो एबिलिटी प्रदान करता है, हमें एफिशिएंसी देता है प्रैक्टिकल मैटर्स में। फॉर एबिलिटी इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, जब हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं, जब कोई अपना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस मीन्स जब हम प्लान कर रहे हैं कोई चीज़ अरेंज कर रहे हैं, उसे डिस्पोजिशन कहते हैं। बिजनेस का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है? जो प्रैक्टिकल अफेयर ऑफ लाइफ है, जो जीवन के व्यवहारिक कार्य हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ बिजनेस का अर्थ कॉमर्शियल एक्टिविटी से हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेकन का मतलब बिजनेस से है, जो प्रैक्टिकल अफेयर हैं हमारी लाइफ के, जो भी ज़रूरी काम है उनको बिजनेस बोला है बेकन ने। तो एबिलिटी, जो स्टडीज़, जो अध्ययन के माध्यम से हमें एबिलिटी प्रदान होती है, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जजमेंट लेने में, निर्णय लेने में, और जो अपने दैनिक जीवन के कार्य हैं उनका एग्जीक्यूशन करने में। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। यहाँ तक देखते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, जो एक विशेषज्ञ व्यक्ति होता है दोस्तों, जो एक स्पेशलिस्ट होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर पाता है ईजिली, वो किसी भी काम को ईजिली एग्जीक्यूट कर पाता है। एंड परहैप्स जज, और शायद किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय भी ले सकता है। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, कहने का मतलब वो अरेंज्ड वे में कोई भी काम कर पाएगा और किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय ले पाएगा। कौन व्यक्ति? जो एक्सपर्ट होगा, जो एक्सपर्ट होगा। बट द जनरल काउंसल्स, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करता है? वो एडवाइस लेता है। जो सामान्य व्यक्ति है, जो ओवरऑल, बट द जनरल काउंसल्स, वो सलाह लेता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। यहां ध्यान दीजिएगा, एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। जो प्लॉट्स एंड मार्शलिंग का मतलब यहाँ पर दोस्तों है प्लानिंग एंड अरेंजमेंट। जो हमारी योजना होती है, जो हमारी व्यवस्था होती है, जो प्लानिंग एंड अरेंजमेंट होती है, कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? जो विद्वान व्यक्ति हैं उनमें ये गुण होता है। प्लॉट्स का और मार्शलिंग का मतलब प्लानिंग का, और अरेंजमेंट का गुण किस में पाया जाता है? जो विद्वान व्यक्ति होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आपके समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। इस एसे की दोस्तों एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार लाइन के कुछ हिस्से देकर फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है और उसे आपको भरना पड़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंस की डैश, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा कि यहाँ डैश की जगह क्या होगा। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज स्लॉथ। यहाँ बेकन बताते हैं कि स्टडीज़ के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि अध्ययन में अगर आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो वो स्लॉथ है। स्लॉथ का मतलब क्या होता है? आलस्य, लेजीनेस। ज़्यादा समय अध्ययन में व्यतीत मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो आपने सुना ही होगा। अति सर्वत्र वर्जयेत, तो वही यहाँ बेकन भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा समय अगर आप स्टडी में व्यतीत करते हैं तो आपको आपके अंदर आलस्य लाता है, लेजीनेस लाता है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन।
टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। अगर आप अपने अध्ययन को बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट मतलब ऑर्नामेंटल ढंग से, डेकोरेटिव ढंग से आपने पढ़ाई की, कुछ पढ़ा और उसका प्रदर्शन आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अफेक्टेशन हो गया। अफेक्टेशन मीन्स दोस्तों दिखावा। मतलब आप मेन भाव को समझिए कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो बेकन भी यही कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल ही फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो इफ़ यू आर यूजिंग टू मच फिगरेटिव लैंग्वेज इट मीन्स यू आर शोइंग इट ऑफ, आप दिखावा कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट या लच्छेदार भाषा का जब आप प्रयोग करते हैं तो वो दिखावे की कैटेगरी में आ जाता है, जिसकी बेकन ऑफकोर्स निंदा करते हुए प्रतीत होते हैं। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। अब बाय द बुक एक ईडियम है, आपने सुना होगा। बाय द बुक का मतलब होता है बिल्कुल नियम से। तो जब आप बिल्कुल रूल्स, बिल्कुल किताबी ज्ञान के ही आधार पर निर्णय लेने लगते हैं तो वो भी बुरा होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है। ये देखिए दोस्तों, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। अगर आप बिल्कुल किताबी ज्ञान के आधार पे ही हर एक निर्णय लेने लगते हैं तो ये एक तरह से उपहास हो गया। मतलब ज्ञान का आप एक तरह से उपहास कर रहे हो, ज्ञान को आप सही अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ज्ञान का उपयोग तभी संभव है जब आप अपनी भी अकल लगाएं। बेकन का कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल किताबी ज्ञान व्यवहारिक संसार में नहीं चलता। अगर आप बिल्कुल किताबी ज्ञान, यहाँ ह्यूमर का मतलब रिडिक्यूल हुआ, ओल्ड इंग्लिश है। ह्यूमर का मतलब यहाँ क्या हो गया, रिडिक्यूल, उपहास। तो अगर आप किताबी ज्ञान को, टोटल किताबी ज्ञान के सहारे अपने जीवन के निर्णय ले रहे हैं तो वो विद्वान का उपहास हो गया, उस किताब लिखने वाले का उपहास हो गया जिसकी किताब आपने पढ़ी है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अध्ययन से प्राकृतिक योग्यताएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं और अध्ययन को अनुभव से पूर्ण बनाया जाता है। मतलब दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, मतलब अध्ययन से जो प्राकृतिक योग्यताएं हैं वो हमारी पूर्ण रूप से विकसित होती हैं और अध्ययन को किसके जरिए संपूर्ण बनाया जाएगा, अनुभव के जरिए। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। आपने पढ़ा और फिर उसके बाद क्या होता है, आपको व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए। जब आपकी स्टडी अनुभव के साथ मिला दी जाती है तब आपका अध्ययन कंप्लीट माना जाता है, परफेक्ट माना जाता है। ये बेकन का कहने का मतलब। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। जो स्टडी है वो हमारे नेचर को परफेक्ट करती है। स्टडीज़ जो अध्ययन है, दे किसके लिए आया है, स्टडीज़ के लिए आया है। परफेक्ट नेचर हमारे जो प्राकृतिक योग्यताएं हैं उसे परफेक्ट बनाती हैं, संपूर्ण रूप से विकसित करती हैं। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। और स्टडी किसके द्वारा परफेक्ट बनाई जाती है, अनुभव के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। बेकन क्या कहते हैं कि जो नैसर्गिक प्राकृतिक योग्यता होती है वो किस तरह होती है, सिमिली का यूज हुआ है दोस्तों, किस तरह होती है, नेचुरल प्लांट्स की तरह। जो प्रकृति में जंगल में उगे हुए पौधे होते हैं उनकी तरह होती है। दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी। जो आपकी प्राकृतिक योग्यता है उसमें काट छांट की ज़रूरत होती है। प्रूनिंग मीन्स काट छांट के किसी भी चीज़ को अच्छा बनाना, क्या कहा जाता है, प्रूनिंग। तो प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। किसको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती हैं वो किसी जंगल में उगे हुए नेचुरल प्लांट की तरह होती हैं। उसको सजाने संवारने का काम किसके द्वारा किया जाता है,
स्टडी के द्वारा किया जाता है। एंड स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज, एंड स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड बाई एक्सपीरियंस। और जो स्टडीज़ होती हैं, जो अध्ययन होता है, देमसेल्फ अपने आप में, डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज आपको दिशा प्रदान करता है, एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। बस शर्त यही है कि उसके साथ अनुभव आपका जुड़ा हुआ हो। अगर आपका अनुभव नहीं जुड़ा हुआ है तो वो फिर स्टडी किसी काम की नहीं होती। ये कहने का मतलब है कि आपके पास अगर अनुभव है और आप स्टूडियस भी हो, आपने स्टडी भी बहुत अच्छे से की है, तो फिर बहुत अच्छा होगा आपके साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, जो एक चालाक व्यक्ति होगा या जो एक तरह के दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, स्टडीज़ को क्या करेगा, कंडेम करेगा, उसकी निंदा करेगा। सिंपल मैन एडमायर देम। और जो सामान्य व्यक्ति होता है, जनमानस होता है, सामान्य जनमानस, वो प्रशंसा करेगा स्टडीज़ की, अध्ययन की, किताबों की। एंड वाइज मैन यूज देम। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है दोस्तों? जो उसे यूज करे, प्रैक्टिकल लाइफ में जो ले आए स्टडीज़ को, वो इंटेलिजेंट पर्सन हुआ। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट that is wisdom without them and above them. For they teach not their own use. चूँकि दे का मतलब फिर स्टडीज से है, क्योंकि अध्ययन दोस्तों खुद नहीं बताता कि मेरा यूज क्या है। अध्ययन खुद नहीं बताएगा, जो आप पढ़ेंगे वो ये नहीं बताएगा मेरा यूज क्या है, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम, एंड दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम। जो बुद्धिमत्ता होती है वो बताती है कि हमें पढ़े लिखे अपने ज्ञान को कैसे यूज करना है। वन बाई ऑब्जर्वेशन एंड वन बाई ऑब्जर्वेशन। जो क्रॉफ्टी मैन का मतलब आपको मैंने बता दिया, कनिंग या श्रूड व्यक्ति होता है। कंटेम यहाँ आया है, कंटेम का मतलब टू लुक डाउन अपॉन, निंदा करना या किसी को बहुत ही लुक डाउन अपॉन करना। लुक डाउन अपॉन करना का मतलब तिरस्कार की दृष्टि से देखना। जो सिंपल मैन होगा, मतलब सिंपल मैन का यहाँ मतलब है सामान्य लोगों से जो मूर्ख प्रकृति के होते हैं। जो सिंपल मैन है वो क्या करेगा? एडमायर करेगा। दे टीच नॉट देयर ओन यूज। जो किताबें हैं वो अपना यूज खुद नहीं बताती। जो आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, वो बताती है हमें कैसे किसी चीज़ का यूज करना है। Wisdom without them and above them, one by observation. One by observation. Observation का मतलब हो गया, दोनों चीज़ें आ जाती हैं, स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। दोनों चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आती हैं ओल्ड इंग्लिश के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे दैट इज़ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम, वन बाई ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो रूल्स होते हैं जो एप्लीकेशन में ही फिट होते हैं। एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है रूल्स को। इन जनरल रूल्स बिकम फिट फॉर एप्लीकेशन टू पर्टिकुलर केसेज ओनली आफ्टर दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू एक्सपीरियंस। इन शॉर्ट, बेकन मेक्स अ प्ली दैट स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुड गो हैंड इन हैंड। जो स्टडीज़ है और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है साथ साथ चलना चाहिए। सिर्फ अगर स्टडीज आपके साथ, आप सिर्फ अध्ययन कर रहे हो तब भी बेकार है, और सिर्फ आप प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हो तब भी बेकार है। दोनों का समायोजन बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कहने का ये मतलब है। आगे चलते हैं दोस्तों। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। हमें सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि किसी की बात को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकें, किसी की बात को काट सकें। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी की बात पे हम यकीन कर लें जो लिखा हुआ है बुक में, टेक फॉर ग्रांटेड, या किसी चीज़ को हम ग्रांटेड ले लें, किसी चीज़ को हम बिल्कुल हल्के में ले लें।
नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, इसलिए भी हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि हम किसी से बात करें, किसी से कॉन्वर्सेशन करें या उसकी हमारी स्किल बढ़ जाए, बट टू वे एंड कंसीडर। हमें पढ़ाई किस लिए करनी चाहिए? ताकि हम चीज़ों को नाप तौल के कर सकें, कैलकुलेटेड वे में कर सकें, वे मीन्स हो गया, एंड कंसीडर ताकि हम विचार कर सकें चीज़ों के बारे में, एक हम विचारवान प्राणी बन सकें, बेकन का कहना है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। अब यहाँ पर ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए। कुछ किताबें होती हैं उनका सिर्फ हमने टेस्ट लेना चाहिए, मतलब कुछ किताबों को हमें सिर्फ थोड़ा बहुत एक सरसरी निगाह में पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें होती हैं जिन्हें हमें सरसरी निगाह में पढ़ना चाहिए। Some books are to be tasted, some books are to be tasted, others to be swallowed। और कुछ बुक ऐसी होती हैं जिन्हें हम swallow कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब उसको बिल्कुल पढ़ जाते हैं। एंड some few to be chewed and digested। और कुछ बुक हैं उन्हें अच्छे से chewed and digested, बिल्कुल अच्छे से, खूब अच्छे से उसको मतलब पढ़ना चाहिए। चूड एंड डाइजेस्टेड का मतलब यहाँ से बहुत ही उसकी कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करनी चाहिए। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कुछ बुक्स को हमें पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ बुक दूसरी होती हैं जिनको बहुत क्यूरियसली हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत अटेंटिवली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। और लेकिन कुछ बुक होती हैं जिन्हें बहुत ही हमें डिलीजेंस से, बहुत अटेंशन से, मतलब डिलीजेंस मतलब बहुत हार्डवर्क से, बहुत ध्यान दे के पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए कुछ बुक्स की। सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी। कुछ बुक्स आप अपने किसी सहायक से पढ़वा सकते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एन एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम। और उसका सारांश दूसरे से ही हम सुन सकते हैं, दूसरे से ही समझ सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसी होनी चाहिए, मतलब कुछ बुक्स को आप अपने सेवक से, सबॉर्डिनेट से पढ़वा सकते हैं, उसमें सारांश किसी दूसरे व्यक्ति से बनवाए जा सकते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन यह सब कम महत्व वाले विषयों के लिए और दूसरी तुच्छ प्रकार की पुस्तकों के लिए ही होना चाहिए। मतलब जो कम महत्व की पुस्तकें हैं उनको आप दूसरे से भी पढ़वा सकते हैं, दूसरे से भी उसका एक्सट्रैक्ट निकलवा सकते हैं। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। जो कम महत्व की बुक्स हैं उनके बारे में ये बात लागू होती है। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। और जो कम महत्व की बुक है उनके बारे में। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, मतलब आप दूसरे से एक्सट्रैक्ट निकलवा रहे हो बुक्स का, तो जो डिस्टिल्ड बुक्स होंगी, मतलब जो आपने सारांश किसी बुक का निकलवा लिया किसी दूसरे से और सारांश पढ़ लिया, तो वो जो सारांश होगा कैसा होगा, उसकी तुलना इन्होंने डिस्टिल्ड वाटर से की है, आश्रित जल से की है। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? स्वादहीन होता है। आप दूसरे से पढ़वा रहे हो, दूसरे से एक्सट्रैक्ट उसका निकलवा रहे हो, तो वो किताबें स्वादहीन हो जाएंगी, उनका जो आप तक पहुंचेगा पार्ट वो स्वादहीन हो जाएगा। तो एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। मतलब जो कोई भी चीज़, हर, जैसे हम कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो ये फ्लैशी थिंग्स होती हैं। मतलब आपने कंक्लूजन पढ़ लिया, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एक देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन है नहीं, और फ्लैशी थिंग है। आगे आते हैं। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग का महत्व बताते हुए कहते हैं रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन। और जो बातचीत हम करते हैं, जो बहस करते हैं, इससे हम, रीडिंग से हम फुल मैन बनते हैं। या लाइनें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे रीडिंग मेक्स डैश, उसके बाद ऑप्शन दे दिया, अ फुल मैन, एनेबल मैन, ऐसे दे दिया, तो आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन।
आप पढ़ने से एक पूरे संपूर्ण व्यक्ति बनते हो, कॉन्फ्रेंस से आप एक बहुत तैयार व्यक्ति बनते हो, रेडी मैन मतलब हमेशा आप तैयार रहते हो, कोई भी बात आपके सामने आए, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, लेकिन लिखने से आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैन बनते हो, मतलब जो लिखने से है वो आप बिल्कुल प्रिसाइज हो जाते हो, बहुत एग्जैक्ट हो जाते हो। ओके, एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि कम लिखता है, अगर कोई व्यक्ति लिखने का आदी नहीं है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, अगर लिखने की आपकी आदत नहीं है तो आपकी याददाश्त तेज होनी चाहिए। भाई आप लिखोगे भी नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। इफ़ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, अगर किसी की संवाद करने की आदत नहीं है, बातचीत करने की आदत नहीं है, तो उसे बहुत हाजिर जवाब होना चाहिए, विट होनी चाहिए उसके अंदर। हाजिर जवाबी मतलब विट होना चाहिए। अगर आपकी बातचीत ज़्यादा करने की आदत नहीं है तो आप कम से कम शब्दों में अपनी बात पहुंचा सके, कहने का मतलब आपको हाजिर जवाब होना चाहिए। He had need have a great and therefore if a man write little he need have a great memory, if he confer little he had need have a present wit, उसके पास present wit होनी चाहिए। and if he read little he had need have much cunning, अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ता भी है या उसे पढ़ना नहीं पसंद है तो उसे बहुत चालाक होने की आवश्यकता है। आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको फिर चालाक होना पड़ता है, कनिंग होना पड़ता है। To seem to know that he doth not, क्यों चालाक होना पड़ता है? क्योंकि उसे यह प्रदर्शित करना पड़ता है कि वह अज्ञानी नहीं है। भाई आप अज्ञानी हो, आपके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर आपको चालाक होना पड़ता है ताकि दूसरों को आप अपने आउटर अपीयरेंस से ये समझा सको कि नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आपको आउटर अपीयरेंस फिर मेंटेन करना पड़ेगा कि मतलब जो नहीं है। कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट, ऐसा दिखाना पड़ता है कि जो आप हो नहीं, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आपको चालाक बनना पड़ेगा और ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत होशियार हो। आगे आते हैं दोस्तों, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास लोगों को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्स विटी, ये सब बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या बनाती है, वाइज बनाती है, वाइज वर्ड याद रखना पड़ेगा। काव्य हमें क्या बनाता है, चतुर बनाता है, विटी बनाता है। द मैथमेटिक्स सटल, और गणित उत्तम बौद्धिक बना देता है, बहुत ही सूक्ष्म बना देता है, सूक्ष्म बुद्धि लाता है गणित। नेचुरल फिलॉसफी डीप, जो विज्ञान है हमें गंभीर बना देता है। विज्ञान क्या बनाएगा, हमें डीप बनाएगा, गंभीर बनाएगा। नेचुरल फिलॉसफी जो है, साइंस के लिए क्या शब्द आया है, नेचुरल फिलॉसफी। मॉरल ग्रेव, और जो नैतिक शास्त्र है हमें गंभीर बना देता है दोस्तों। लॉजिक एंड रेटरिक एबल टू कंटेंड, तर्कशास्त्र और अलंकार शास्त्र तर्क करने के लिए हमें वाक्पटु बना देते हैं। कंटेंट मतलब अपनी बात को काउंटर करना, अपनी बात को बना के रखना। आगे एक लैटिन फ्रेज है अब्यूएंट स्टीडिया इन मोरेस, मतलब हो गया स्टडीज डेवलप मैनर्स। ये मतलब पूछा जा सकता है कि एब्यूएंट स्टीडिया इन मोरेस का क्या मतलब है। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है स्टडी डेवलप मैनर्स, अध्ययन चरित्र में समा जाता है। अध्ययन स्टडीज डेवलप मैनर्स, जो अध्ययन है हमारे चरित्र में समा जाता है। ने देयर इज नो स्टोन्ड और इम्पेडिमेंट इन द विट बट may be wrought out by fit studies. ने there is no stone मतलब obstacle or impediment in the wit, इतना ही नहीं, चातुर्य के रास्ते में ऐसी कोई बाधा नहीं होती जो कि उपर्युक्त या उपयुक्त अध्ययन से दूर नहीं हो जाती। मतलब होशियार बनने के रास्ते में कोई बाधा नहीं है अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो। there is no stone या obstacle or impediment in the wit बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज़, अगर आप सही अध्ययन कर रहे हो तो ऐसी कोई मतलब आप इंटेलिजेंट आपका होना तय है। लाइक ए डिजीज़ ऑफ द बॉडी में हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जिस प्रकार शरीर में तमाम बीमारियों के लिए
एक उपयुक्त एक्सरसाइज होती है, किस बीमारी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार किस तरह के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए हमें कौन सी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। बॉलिंग इज़ गुड फॉर स्टोन, खेलना जैसे गेंद खेलना जो होता है वो पथरी व गुर्दों के लिए लाभकारी होती है। स्टोन एंड रेन्स मतलब किडनीज़ के लिए, जो हमारे गुर्दे हैं, जो किडनीज़ हैं, या जो पथरी होती है गाल ब्लैडर की, उसके लिए बॉलिंग, गेंद फेंकना या बॉलिंग करना लाभदायक होता है। शूटिंग फॉर द लंग्स, तीर चलाना वक्ष व फेफड़ों के लिए लाभकारी होता है, लंग्स के लिए, एंड ब्रेस्ट के लिए मतलब वक्ष के लिए। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, अगर हम सामान्य रूप से जॉगिंग करते हैं, जेंटल वॉकिंग करते हैं तो स्टमक के लिए फ़ायदा करता है। राइडिंग फॉर द हेड, राइडिंग फॉर द घुड़सवारी किसके लिए फ़ायदेमंद होती है, सिर के लिए लाभदायक होती है। एंड द लाइक, इसी प्रकार मतलब एक एग्जाम्पल देते हुए बेकन कहते हैं कि जैसे हर एक रोग के लिए या हर एक चीज़ के अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें अलग अलग क्षेत्र में इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए अलग अलग किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। सो इफ ए मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी व्यक्ति की जो विट है, जो चातुर्य है, मतलब थोड़ा भटक जाए, जो मतलब आपकी विट है अगर वांडर कर रही हो, जो आपकी बुद्धिमत्ता है वो स्थिर ना हो, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तब आपको अध्ययन करना चाहिए मैथमेटिक्स का। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। तो अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, तो आपकी विट अगर वांडर कर रही है, तो आपको मैथ पढ़ना चाहिए। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, क्योंकि गणित का सवाल करते वक्त अगर हमारा सवाल बीच में गलत हो गया तो हमें फिर से शुरू से करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गणित के अभ्यास से जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो आता है। अगर किसी का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, किसी की विट वांडर कर रही है, इधर उधर भटक रही है, तो उसे मैथ की स्टडी करनी चाहिए। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, अगर किसी की बुद्धि है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, तो उसे किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसे मध्ययुगीन दार्शनिकों को पढ़ना चाहिए। स्कूलमैन मतलब स्कूलास्टिक्स, जो मध्ययुगीन दार्शनिक हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स, क्योंकि वो क्या हैं, सिमनी सेक्टर्स का मतलब बाल की खाल निकालने वाला, स्प्लिटर्स ऑफ हेयर, जिसे हम कहते हैं बाल की खाल निकालना। तो अगर कोई व्यक्ति चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो उसे मध्यकालीन या मध्ययुगीन दार्शनिकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो क्या माने गए हैं, सिमनी सेक्टर्स माने गए हैं, मतलब बाल की खाल निकालने वाले माने गए हैं। ये याद रखिएगा कि मध्ययुगीन दार्शनिकों के बारे में क्या शब्द यूज किया गया है या सिमनी सेक्टर्स का क्या अर्थ होता है, आपको याद रखना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों। If he not be apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, if he not apt to beat over matters, अगर किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर वो विचार नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली कोई व्यक्ति, and to call up one thing to prove and illustrate another, अगर कोई चीज़ को याद नहीं कर पा रहा है, एक चीज़ को नहीं याद कर पा रहा है दूसरी चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए, मतलब एक माध्यम का प्रयोग करके दूसरे माध्यम का उपयोग करना। कहने का मतलब अगर किसी की बुद्धिमत्ता प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक चीज़ का सहारा लेके दूसरी चीज़ को व्याख्यायित नहीं कर पा रहा है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स, तब उसे वकीलों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वकील आप जानते ही हैं सही को गलत, गलत को सही बनाने में माहिर होते हैं। कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं
कि आपकी बुद्धि प्रखर हो, एक चीज़ के माध्यम से दूसरी चीज़ की आप व्याख्या कर पाएँ, तो उसके लिए आपको लॉयर्स की स्टडी करनी चाहिए, लॉयर्स केसेस की, जो वकीलों के केस हैं, तमाम मुकदमे हैं। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव ए स्पेशल रिसिप्ट। इस प्रकार मस्तिष्क के प्रत्येक दोष का विशिष्ट उपचार होता है। इस प्रकार मस्तिष्क के प्रत्येक रोग का विशिष्ट उपचार होता है। दोस्तों, यहाँ आप स्टडीज़ की व्याख्या फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो बार बार मेरा वीडियो देखिए। ऑफ स्टडीज़ पे जो क्विज है मैं लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और ये यकीन रखिए आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा, चाहे वो जीएस का हो, चाहे आपका एलटी का हो, ये लिटरेचर का। तो आप ध्यान में रखिए और पढ़ते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से ऑफ स्टडीज़ पर क्विज लेके आपके सामने आऊँगा। मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगा उस पर क्विज करवाता चलूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है थियरी का इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।